अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बेसिकली ये क्वेश्चन भी हमारा क्या है, लीनियर अलजेब्रा से लिया गया है। तो बिना लेट किए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। लेट v इज इक्वल टू ए बी सी बिलोंग टू R3 बी अ नॉन जीरो वेक्टर। नॉन जीरो वेक्टर होने का मतलब क्या होगा, एटलीस्ट बी ए बी सी में से कोई ना कोई एक नंबर जो है जीरो के इक्वल नहीं होगा, एटलीस्ट कम से कम इतना होगा। दैट लाइज इन द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑफ द रो स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो क्या कह रहा है कि आपने इस मैट्रिक्स का रो स्पेस जब बनाया तो अ, हमारे पास जो V है वो उसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आपके पास जो ए मैट्रिक्स है, तो अगर मैं मतलब इससे कोई एक स्पेस S बनाता हूँ, सब स्पेस जो कि किससे जनरेट होता है, वो जनरेट होता है इन सेट से 2 2 7 कॉमा 3 1 4, क्योंकि वो रो स्पेस से जनरेट हो रहा है तो मतलब इनसे जनरेट होगा। ठीक है, इनसे जनरेट हो रहा है ये सब स्पेस। तो क्या हो रहा है कि एबीसी क्या कर रहा है, एबीसी जो है या ऐसे कहें वी बिलोंग टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस, एस के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है ऑफ द रो स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स। इफ ए बी सी आर रियल, आर इंटीजर्स, ए बी सी क्या इंटीजर्स है, देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, हमसे यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बिना लेट किए हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर एबीसी इनके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब क्या होगा, उसका इनर प्रोडक्ट इन सबके साथ क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट होता क्या है R3 के लिए, तो R3 के लिए स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से होता है। अगर मान लो x इज इक्वल टू x1 x2 x3 ये बिलोंग कर रहे हैं, एंड y इज इक्वल टू y1 y2 y3, अगर ये दोनों R3 में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, विजुअल इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, तो क्या हो जाता है x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3, ये हमारे पास आता है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग वही काम करते हैं, तो इनका स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो पहले एबीसी का प्रोडक्ट इसके साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 7c इज इक्वल टू 0, और इसका क्या आ जाएगा 3a प्लस b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। ये 2b है, सॉरी, ठीक है 2b है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो हमको क्या करना है, हमको पहले इसमें से कोई एक तो घटाना होगा। आप ऐसे सिंपली देखेंगे इसका रैंक कितना है, इस मैट्रिक्स ए का रैंक 2 है। अगर रैंक 2 है तो इसके पास कितने इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे, अगर 3 वेरिएबल हमारे पास है तो इसके पास 1 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। वो 1 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हम अपने मन से मान सकते हैं, बट उसको मानने से पहले पहले हम इसको थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करेंगे जिससे कि ये 2 वेरिएबल का क्वेश्चन बन जाए। तो उसके लिए देखो मैं क्या करता हूँ, इसमें से बी को निकालना मेरे लिए थोड़ा ईजी काम है। क्यों, क्योंकि इसमें जस्ट ओनली 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ इक्वेशन 2 में, तो हमारे पास क्या आएगा, वो हो जाएगा 6a प्लस 2b प्लस 8c इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद क्या करता हूँ, इसमें से घटा देता हूँ इक्वेशन 1 को, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 2a माइनस 2b माइनस 7c इज इक्वल टू 0। ये क्या इंप्लाई करेगा, इंप्लाइज दैट, देखो 2b से 2b कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी माइनस साइन के साथ रहेगा, 4a प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो हमको क्या करना है, सारे के सारे सॉल्यूशन इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले छोटा इंटीजर ए लेने का 1 लेने का काम करता हूँ। ठीक है, अगर इसमें 1 लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, सी इज इक्वल टू 1 लिया है, क्योंकि एक हमको इंडिपेंडेंट एक ही लेना है तो सी इज इक्वल टू 1 लिया है। देन 4a प्लस सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू -1/4। अगर ऐसा करता हूँ तो यहाँ पे देखो हमारे साथ एक चीज गलत हो रहा है। गलत क्या हो रहा है, गलत यही हो रहा है कि ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं, बट हमको चाहिए क्या, इंटीजर। इसलिए मैं c इज इक्वल टू 4 लेता हूँ। c इज इक्वल टू 4 लूंगा तो क्या होगा, 4a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू -1 आएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा हो। अब a इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 4, इसको मैं क्या करता हूँ, चाहे 1 या 2 में रख देता हूँ, चलो मैं 2 में रख देता हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1 प्लस b प्लस, एक मिनट थोड़ा सा इसको इरेज करके सही से लिखने का काम करता हूँ। देखो जब मैं 2 में इन वैल्यूज को पुट करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, तो 2 में पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू -1 प्लस बी प्लस क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, -3 प्लस बी प्लस 16 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, या देखो बी प्लस 13 इज इक्वल टू 0
implies that b is equal to -3। अब देखो तीनों इंटीजर सॉल्यूशन मिल गए कि नहीं, -1 माइनस b की वैल्यू -13 एंड c की वैल्यू कितनी हमारे पास है 4 है, ठीक है, c इज इक्वल टू 4। तो अब तीनों का हम सम निकालते हैं। देखो इंटीजर सॉल्यूशन मिल गए। अब मिनिमम स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑल द इंटीजर, देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी हमारे पास। देखो मैंने इसलिए यहाँ पे क्या, क्योंकि देखो हम c के लिए स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या चूज कर सकते थे, 1 चूज कर सकते थे जो कि मॉडुलस में था, 1 चूज किया तो हमारे पास ये क्या आ गया, हमारे पास ये अगर देखो c की वैल्यू 0 चूज करता है तो सब इंडिपेंडेंट थे तो सारे के सारे 0 हो जाते, इसलिए हम 0 चूज नहीं कर सकते थे। 1 चूज किया तो a का हमारे पास इंटीजर नहीं बन रहा था, तो इसलिए इंटीजर बनाने के लिए और वो भी स्मॉलेस्ट बनाने के लिए a की वैल्यू को तो हमने क्या किया, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो इसलिए हमारे पास ये स्मॉलेस्ट आ गया। तो देखो हमारे पास क्या होगा, a प्लस बी की वैल्यू -13 प्लस सी की वैल्यू 4। तो देखोगे आप क्या होगा, -1 -13 -14 में से 4 निकलेगा तो -10 आएगा, बट मॉडुलस के साथ है तो -10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 10 आएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ऐसा दिया, ऑप्शन 2, तो आपका ऑप्शन 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे और आपने इसको इंजॉय भी किया होगा।